सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। आसमान सुनहरी और नारंगी रोशनी से भर गया था। गांव के चार दोस्त आर्यन, समीर, रोहन और कबीर गांव के किनारे खड़े होकर जंगल की ओर देख रहे थे। यह जंगल हमेशा से रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। इसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। बड़े लोग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे कि इस जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। यहाँ कई लोग रास्ता भटक चुके हैं और कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन बचपन की उत्सुकता और रोमांच की चाहत के कारण ये चारों दोस्त उस दिन तय कर चुके थे कि वे इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएंगे। चलो आज इस जंगल में चलते हैं और उस पुरानी झोपड़ी को ढूंढते हैं। यह देखना है कि वो सच में है या बस एक कहानी है। आर्यन ने अपनी आवाज में जोश भरते हुए कहा। आर्यन चारों में सबसे निडर और साहसी था। वह हर नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता था। उसकी बातें सुनकर समीर, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, असमंजस में पड़ गया। क्या हमें सच में जाना चाहिए? अगर हम रास्ता भटक गए तो? समीर ने घबराते हुए पूछा। डरने की कोई बात नहीं, हम सब साथ रहेंगे और मैंने टार्च भी लाई है। रोहन ने समीर का डर दूर करने की कोशिश की। रोहन अक्सर पुरानी कहानियों और किस्सों में दिलचस्पी रखता था। उसके लिए यह एक रोमांच यात्रा थी। कबीर, जो सबसे छोटा और मासूम था, उसने अपनी भोली मुस्कान के साथ कहा, मैं भी चलूंगा। अगर हम झोपड़ी ढूंढ लेंगे तो मैं सबसे कहूंगा कि हमने गांव की सबसे बड़ी कहानी का रहस्य सुलझा दिया। चारों ने अपनी योजना बनाई और जंगल के भीतर जाने के लिए तैयार हो गए। उनके पास सिर्फ एक टार्च, थोड़ा सा खाना और साहस था और कुछ भी नहीं। जंगल की ओर बढ़ते ही ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छू लिया। सूरज की रोशनी अब पेड़ों की शाखाओं के बीच छिपने लगी थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। यह जंगल कितना शांत और सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। समीर ने चारों ओर देखते हुए कहा। हमें अभी असली रोमांच देखना है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआती रास्ता साफ और सीधा था। चारों मस्ती करते हुए और हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जंगल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। रास्ता अचानक दो हिस्सों में बंट गया। अब किस तरफ जाएं? रोहन ने सवाल किया। कबीर ने इशारा करते हुए कहा, बाई ओर का रास्ता थोड़ा चौड़ा है, शायद यह सुरक्षित हो। लेकिन आर्यन, जो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता था, उसने बोला, नहीं, दाईं ओर का रास्ता ज्यादा रोमांचक लग रहा है, हमें वहीं जाना चाहिए। चारों ने दाईं ओर का रास्ता चुना। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। पेड़ ऊंचे और घने हो गए और सूरज की रोशनी अब मुश्किल से नीचे तक पहुंच रही थी। जंगल के इस हिस्से में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी धीमे धीमे चल रही थी, मानो वह भी डर रही हो। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर खड़खड़ाने लगी। अचानक कहीं से पत्तों के सरसराने की आवाज आई। यह क्या था? समीर ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस हवा होगी, रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा। लेकिन यह आवाजें धीरे धीरे और तेज होने लगी। हर कोई चौकन्ना हो गया। उन्होंने तय किया कि बिना रुके आगे बढ़ना बेहतर होगा। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब से चिन्ह भी दिखे, जैसे कि किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान हो। क्या यह निशान किसी ने बनाए हैं या फिर सच में जानवर के पैर के निशान हैं? यह जंगल है, जानवर तो होंगे ही। नहीं, ये निशान किसी ने बनाए नहीं है, शायद ये किसी जानवर के पैर के निशान ही हैं। कबीर ने डरते हुए कहा। यह बस पुरानी कहानियों का हिस्सा होगा, हमें बस अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए, आर्यन ने उसे समझाया। जंगल अब और भी गहराई में जा चुका था। रास्ते में कोई दिशा संकेत नहीं था और हर पेड़ एक जैसा दिखने लगा। चारों अब थोड़ा घबराने लगे थे। हम कहाँ हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, समीर ने कंपकपाते स्वर में कहा। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे भी नहीं पता, शायद हमें रुककर सोचना चाहिए कि अब क्या करना है। चारों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके पास खाने के लिए थोड़े से बिस्किट और पानी बचा था। ठंड बढ़ने लगी थी और अंधेरा धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा था। हमें वापस लौट जाना चाहिए, रोहन ने सुझाव दिया। लेकिन कौन से रास्ते से? हमें तो वह भी याद नहीं है, कबीर ने चिंता जाहिर की। अब तक आर्यन, जो सबसे साहसी बनकर पेश आ रहा था, वह भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो रास्ता जरूर मिलेगा। चारों ने पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। ठंडी हवा उनके शरीर को कपा रही थी। रात के अंधेरे में जंगल की अजीब आवाजें डरावनी लग रही थी। कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो कभी पत्तों की सरसराहट। क्या हमें यहीं रात बितानी पड़ेगी? समीर ने डरते हुए पूछा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है,
सुबह की रोशनी में ही हमें सही रास्ता मिल सकता है, आर्यन ने जवाब दिया। लेकिन ठंड और डर ने उन्हें सोने नहीं दिया। वे एक दूसरे के करीब बैठकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से रात बीती। सुबह की पहली किरणों ने जंगल को हल्का सा उजाला देना शुरू किया। सूरज की रोशनी ने चारों को थोड़ी सी राहत दी। आर्यन ने सबको जगाते हुए कहा, अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। सुबह का उजाला हमारी मदद करेगा, लेकिन किस ओर जाएं? सभी दिशाएं तो एक जैसी लग रही हैं। रोहन ने सवाल किया। उसी वक्त कबीर ने एक छोटी नदी को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सुझाव दिया, अगर हम इस नदी के किनारे किनारे चलें तो हमें किसी गांव या रास्ते का पता लग सकता है। चारों ने नदी के किनारे चलने का फैसला किया। उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन क्या यह नदी उन्हें सही दिशा में ले जाएगी? कबीर का सुझाव मानते हुए चारों दोस्तों ने नदी के किनारे किनारे चलने का फैसला किया। सुबह की हल्की रोशनी के बीच यह नदी उन्हें एक नई उम्मीद दे रही थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप अब उनकी ऊर्जा वापस ला रही थी। जंगल की ठंडी हवा अब थोड़ी गर्म महसूस होने लगी थी। चारों के चेहरे पर रात का डर अब थोड़ा कम हो गया था। हालांकि भूख और थकान ने उनकी चाल को थोड़ा धीमा कर दिया था। यह नदी हमें सही जगह ले जाएगी, मुझे यकीन है, कबीर ने आशावादी स्वर में कहा। हाँ, लेकिन चलने की हिम्मत कहाँ से लाएं? मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं, समीर ने शिकायत की। देखो, अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें चलते रहना होगा। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आर्यन ने उसे हिम्मत दी। जैसे जैसे वे नदी के साथ आगे बढ़े, जंगल की गहराई और भी रहस्यमयी होती गई। रास्ते में उन्होंने कई बार पक्षियों को उड़ते हुए और कुछ साधारण से जानवरों को भागते हुए देखा। 1 घंटे तक चलने के बाद उन्हें नदी के किनारे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। लेकिन यह एक पुरानी नाव का टुकड़ा था जो अब आधा सड़ा हुआ लग रहा था। शायद यहाँ पहले लोग रहे होंगे, रोहन ने ध्यानपूर्वक कहा। लेकिन इतने अंदर कौन रहता होगा? कहीं यह उन पुरानी कहानियों का हिस्सा तो नहीं? समीर ने डरते हुए पूछा। शायद यह किसी सही चीज का संकेत हो कि हम सही रास्ते पर हैं, आर्य ने आश्वासन दिया। उन्होंने उस नाव के टुकड़े को थोड़ा और पास से देखा। उसके आसपास कुछ पुराने बर्तन और टूटे हुए उपकरण भी पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह जगह कभी किसी के उपयोग में रही हो। थोड़ी दूर चलने के बाद भूख और थकान ने चारों पर हावी होना शुरू कर दिया। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कबीर, जो सबसे छोटा था, उसने हिम्मत हारते हुए कहा, मुझे अब और नहीं चलना, मैं यहीं बैठने जा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रुके तो हम सब फंस जाएंगे, हमें हर हाल में चलना ही होगा, आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन कब तक? क्या हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा भी या नहीं? समीर ने गंभीरता से कहा। रोहन ने सभी को शांत करते हुए कहा, याद करो, गांव में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि नदी का रास्ता हमेशा इंसानी बस्ती तक ले जाता है, हमें बस इसे थोड़ा और समय देना होगा। यह सुनकर चारों ने खुद को संभाला और दोबारा चलने का प्रयास किया। कुछ देर और चलने के बाद नदी के पास एक अलग सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज नदी के बहाव से अलग थी, जैसे कोई बड़े बड़े पत्थर पानी में गिरा रहा हो। अरे, यह क्या हो सकता है? कबीर ने डरते हुए पूछा। चलो देखते हैं, शायद यह कोई झरना हो, रोहन ने सुझाव दिया। जैसे जैसे वे उस आवाज की ओर बढ़े, उन्हें सचमुच एक झरना दिखाई दिया। यह छोटा था लेकिन तेज बहाव वाला झरना था। झरने के बगल में फलों वाले कुछ वृक्ष भी थे, जिन पर कुछ छोटे छोटे फल भी लटके हुए थे। यह देखो, हमें खाना मिल गया, समीर ने खुशी से चिल्लाया। चारों ने पेड़ों से फल तोड़े और तुरंत खाने लगे। ये फल खट्टे मीठे थे, लेकिन उनकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त थे। झरने के पास आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा चलना शुरू किया। अब नदी का रास्ता थोड़ा सा चौड़ा हो गया था। चलते चलते कबीर की नजर एक अजीब से ढांचे पर पड़ी। यह पत्थरों से बनी एक दीवार थी जो जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। यह क्या है? क्या यह किसी का घर था? समीर ने उत्सुकता से पूछा। शायद यह एक पुराना किला या मंदिर हो सकता है। यह जगह बहुत पुरानी लगती है, रोहन ने अनुमान लगाया। दीवार के पास कुछ पुराने चिन्ह और नक्काशी भी बनी हुई थी। आर्यन ने ध्यान से देखा और कहा, हमें यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। अगर यह किसी जानवर का बसेरा हुआ तो मुसीबत हो सकती है और हम चारों फंस सकते हैं। चारों ने सहमति जताई और वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि नदी अब 2 अलग अलग धाराओं में बट गई। उनके लिए यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। अब क्या करें? समीर ने चिंतित स्वर में पूछा। दाईं ओर की धारा ज्यादा साफ और सीधी लग रही है, हमें वही चुननी चाहिए, आर्यन ने सुझाव दिया। नहीं, बाईं ओर की धारा गहरी है, यह बड़ी नदी हो सकती है और हमें किसी गांव तक पहुंचा सकती है, रोहन ने विरोध किया। उनके बीच थोड़ी बहस के बाद उन्होंने बाईं ओर की धारा के साथ चलने का प्रयास किया। चलते चलते अचानक उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज उनके ठीक पीछे से आ रही थी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो
तो एक लकड़बग्घा उनकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। चारों ने लकड़बग्घे को देखा और डर गए। भागो, आर्यन ने चिल्लाया। चारों ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उनके पीछे लकड़बग्घे के तेज कदमों की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जिसकी डालियां नीचे तक झुकी हुई थी, लेकिन उस पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था। लकड़बग्घा उनके करीब आए उससे पहले ही वे चारों उस पेड़ पर चढ़ गए। लकड़बग्घा उनके पास तक पहुंच गया, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। यह जानवर कितनी देर तक यहाँ रहेगा? कबीर ने डरते हुए पूछा। जब तक इसे लगेगा कि हम यहाँ हैं, हमें शांत रहना होगा, आर्यन ने उसे समझाया। कुछ घंटे बाद लकड़बग्घे को वहाँ से जाना पड़ा। चारों ने राहत की सांस ली और पेड़ से नीचे उतरे। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, चारों के मन में चिंता बढ़ने लगी। लेकिन तभी समीर ने आसमान में कुछ ही दूरी पर धुआं उठते हुए देखा। वह धुआं देखो, वहाँ लोग हो सकते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। चारों ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और उस दिशा में चलने का प्रयास किया। कुछ देर बाद उन्होंने एक झोपड़ी देखी। यह झोपड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह लकड़ियाँ काट रहा था। चारों दोस्त दौड़कर बूढ़े आदमी के पास गए और कहा, बाबा हमें मदद चाहिए, हम गुम हो गए हैं। आर्यन ने हाँफते हुए कहा। बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, डरो मत बच्चों, तुम अब सुरक्षित हो। तुम सब काफी थके हुए लग रहे हो, आओ पहले आराम करो और कुछ खा लो। बूढ़े आदमी ने उन्हें खाना दिया और उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसने बताया कि यह जंगल गांव से बहुत दूर है और लोग यहाँ आने से डरते हैं। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, जंगल या किसी अनजान जगह पर कभी भी बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए, उसने सलाह दी। अगली सुबह बूढ़े आदमी ने चारों को गांव के रास्ते पर छोड़ दिया। वहां पहुंचकर चारों ने राहत की सांस ली और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और उत्सुकता जरूरी है, परंतु विवेक भी उतना ही जरूरी है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके आल वाले विकल्प पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।